ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है। पहले हम बायोमोलिक्यूल्स, जो चैप्टर का नाम है बेटा बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जैव अणु। जैव अणु होता क्या है, ठीक है ना। जैव अणु क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो एक कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के निर्माण, उसकी वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, ठीक है ना। जो बायोमोलिक्यूल्स क्या है ना, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन के निर्माण में, उसकी वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। ये क्या करेंगे, ये कार्बनिक पदार्थ है ना। जैव अणु क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर का निर्माण यानी कि जीवन का निर्माण करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं और मरम्मत भी करते हैं। यदि टूट फूट गया तो मरम्मत भी करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैव अणु। तो जैव अणु की परिभाषा आप लोगों की मालूम हो गई। और जैव अणु क्या होते हैं, जैसे देखो बेटा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया और लिपिड्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनसे हमारे शरीर की वृद्धि भी होती, प्रोटीन से वृद्धि होती कि नहीं होती, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, ठीक है ना। और मरम्मत का काम भी करती है, यानी कहीं पर टूट फूट हो गए तो उसका मरम्मत का काम भी ये बायोमोलिक्यूल करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और ये, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद करना बेटा, है ना, कि वे कार्बनिक पदार्थ होंगे जो जीवन के निर्माण, उसकी वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल कहते हैं। और उसका उदाहरण भी लिखना है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड और लिपिड है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, ठीक है ना। पहले हमने पढ़ा जैव बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। देखो ऐसे प्रकाशिक, इसको इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होंगे, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक। कैसे बेटे, प्रकाशिक सक्रिय है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में ये क्या कर देंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, है ना। प्रकाशिक सक्रिय है, तो ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित हों, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। बहुत साइंटिफिक ये है, डेफिनेशन है, ये केमिस्ट्री की भाषा में है कि यहाँ पर क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है। साधारण प्रकाश भी हो सकता है, उसको समतल ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं, है ना, प्लेन पोलराइज लाइट। ये कहता है कि ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह उपस्थित हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। कैसे यौगिक है, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें क्या होगा, एल्डिहाइड होगा और कीटोनिक समूह उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे बेटा, उन्हें कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा उनको, कार्बोहाइड्रेट। देखो ये, यदि हम कार्बोहाइड्रेट की सरल परिभाषा देखेंगे तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किस किस से बने होते हैं, एक तो कार्बन होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, वो इन तीनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मैंने पहले बताया था आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इनका जो परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, यानी कि ये 2 होगा और ये 1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होगा, 2:1, ठीक है। ऐसा अनुपात होता है बेटा इनमें, पढ़ते किसी भी कार्बोहाइड्रेट में देखो। चलो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया C6H12O6। तो देखो H और O में क्या अनुपात है, देखो H कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने, 6, 6 का दुगुना है कि नहीं है? यदि ये 1 है तो ये 2 है, दुगुने हैं, ठीक है ना। ये 6 दिखा तो 12 हो गया। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O की होल 6 लिख सकते हैं। यानी कि इनका अनुपात हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन 1 गुना होगा तो ये दुगुने हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है इनमें, 2:1 होता है। हाइड्रोजन 2 अनुपात में होंगे और ऑक्सीजन 1 अनुपात में, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। इसीलिए इसको कार्बन के
ये कार्बन है और कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं इसको। देखो ये कार्बन के हाइड्रेट है ना। उदाहरण के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ये फॉर्मूले बताने आप लोगों को। कुछ बच्चों को पिछले साल भी याद थे फॉर्मूले, इस साल भी देखेंगे। जैसे हमारे पास है C6H12O6, क्या नाम है बेटा इसका? ग्लूकोज। इसका नाम है ग्लूकोज। जनरली हम ग्लूकोज बोलते हैं इसको, है ना। वैसे फ्रक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है C12H22O11, ये क्या है बेटा? सुक्रोज। बिल्कुल, इसको सुक्रोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज हो गया। और एक हमारे पास है C6H10O5 और इसकी होल है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स है और अलग अलग, क्योंकि एन लिखा हुआ तो एन का मतलब ये हो सकता है कि कई अणु हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब देखो बेटा, हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ें। पहले हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स तो समझ में आ गया, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह उपस्थित हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। इस डेफिनेशन को चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है ना। इस डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट खींच लो। पहले तो आपने ये बायोमोलिक्यूल की खींच ली, ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स की स्क्रीनशॉट खींच लिया। दूसरा नंबर है कार्बोहाइड्रेट्स का, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लो बेटा। ये यहां तक लिखना है डेफिनेशन, ठीक है ना। उदाहरण आपके पास ये 2-3 है, 1-2-3, ठीक है। और तीसरा देखो, अब ये है इनका वर्गीकरण, इनका क्लासिफिकेशन, इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बन क्या होंगे, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। पहले देखो, पहला लिखा हुआ भौतिक गुणों के आधार पर, जो हमें दिखाई देता है ना। भौतिक गुणों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। आधार अलग अलग होंगे बेटा इसमें, ठीक है ना। पहले है शर्करा और दूसरा अशर्करा। तो शर्करा क्या होती है, स्वाद में मीठी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम शर्करा के रूप में देखेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं को जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शर्करा कहते हैं, है ना। और जैसे क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कैसे है, शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है इसमें अशर्करा, जिसमें शर्करा ना हो, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में मीठे नहीं होते। ऐसी शर्करा भी होते बेटे जो स्वाद में क्या नहीं होते, मीठे नहीं होते, है ना, उनको बोलते हैं अशर्करा। और स्वाद में मीठा न होने कौन कौन होता है, जैसे स्टार्च देखना, मंड लेना, ग्लाइकोजन है, ये भी क्या नहीं होगा, स्वाद में मीठा नहीं होगा, सेलुलोज होगा, ये भी स्वाद में मीठा नहीं होगा। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होंगे, एक स्वाद में जो मीठे होते हैं उनको हम शर्करा के फॉर्म में कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। एक हमारे पास अशर्करा होते हैं, जो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है ना। ये 2 चीजें तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, जैसे शर्करा और अशर्करा। लेकिन इनके फॉर्म, इनका नाम याद रखना, ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है बेटा, अशर्करा वाले। फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट का फिर पुनः वर्गीकरण हुआ। देखो भौतिक गुणों के आधार पर, अब जो भौतिक गुण है, भौतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार के शर्करा कौन कौन से हैं, एक शर्करा के या अशर्करा के। दूसरा जो वर्गीकरण है बेटा, रासायनिक संरचना एवं जल अपघटन के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है वो क्या होगा, एक तो रासायनिक संरचना के आधार पर होगा और साथ साथ में जल अपघटन के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार। 2 प्रकार के किसके आधार पर थे,
भौतिक गुणों के आधार पर। 3 प्रकार किस आधार पर हुए? रासायनिक संरचना एवं जलावकटन। और ये 3 प्रकार कौन कौन से? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। डाइसैकेराइड्स क्या हो सकते हैं? डाई माने 2 सैकेराइड्स, ठीक है ना, और ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत सारे हो, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। तो यहाँ डाई और ट्राइसैकेराइड्स हो सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। चलो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले देखो बेटा, नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स का जो वर्गीकरण है उस के आधार पर यदि हम देखें तो पहले है रासायनिक संरचना एवं जल अपघटन के आधार पर। पहला क्या है? मोनोसैकेराइड्स। क्या है बेटा इसमें? मोनोसैकेराइड्स। पहला जो नंबर आता है वो क्या आता है? मोनोसैकेराइड्स का आता है। अब मोनोसैकेराइड क्या है पहले हम जानेंगे, मोनोसैकेराइड्स होते क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हमें कि मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको या जिसको पॉलीसैकेराइड्स है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है। यहाँ हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यानी कि हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। इसके बाद यदि हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6 है, इसका जल अपघटन नहीं कर सकता, H2O के साथ अपघटित नहीं करवा सकते। तो ये कह रहा है कि देखो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जिसको क्या होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल हम इसको सिंपल ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे हमारे पास क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करके और सरल यौगिकों में नहीं बनाए जा सकते, और सरल यौगिक नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। तो ऐसे परिभाषा ये लिखो, उनको अब क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। और ये लगभग क्या होता है बेटा? 20 मोनोसैकेराइड प्रकृति में ज्ञात है। कितने? लगभग कितने हैं? 20 हमारे पास क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं जिनको हम जानते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। कितने? 20 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। और इनका उदाहरण यदि हम देखेंगे, मोनोसैकेराइड्स क्या हुआ बेटा? C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। फ्रक्टोज भी यही है, थोड़ा सा अंतर है। राइबोज भी है, क्या है? राइबोज भी, उसका फॉर्मूला भी लगभग ऐसे ही होता है ना। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? मोनोसैकेराइड्स, यानी कि इनको जल अपघटित करके सरल यौगिकों में नहीं तोड़ा जा सकता है। जल अपघटित करके छोटे यौगिकों में नहीं तोड़ा जा सकता, उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा उनको? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, है ना, उनका मोनोसैकेराइड्स के। दूसरा देखो ओलिगोसैकेराइड्स। अब ये ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो इनमें वे कार्बोहाइड्रेट जिनके अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक इकाइयां प्राप्त होती है। तो सिंपल चीज है, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वही कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के 2 से लेकर के 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? इकाइयां प्राप्त होती है। उनको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। और इनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। जल अपघटन से प्राप्त क्या होंगे? मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर उन्हें पुनः डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, है ना, इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है बेटा। देखो जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, उसी के आधार पर उनको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड इस प्रकार से हम उनको मान लेते हैं। चलो एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, अभी हमने एक डाइसैकेराइड का नाम लेते हैं ना, C12H22O11 है बेटा। क्या है? क्या था बेटा? सुक्रोज। बिल्कुल सुक्रोज। क्या बोलते हैं इसको? सुक्रोज।
अब इस सुक्रोज का हमें जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन में H2O के रिएक्शन करवानी है ना। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ मालूम क्या होगा, दो चीजें बनेगी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक बनेगा ग्लूकोज और एक क्या बना, फ्रक्टोज। एक क्या बनेगा बेटा इसमें, फ्रक्टोज। वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो एक बार ठीक है ना। ये देखो, यदि हमने क्या लिया, C12H22O11 लिया, इस पर हमने जल की अभिक्रिया करवाई, जल अपघटन करवाया, तो क्या बना बेटा हमारे पास C6H12O6 बना, साथ साथ में एक और बना C6H12O6 बना, दो चीजें बनी। देखो कैसे हुआ, देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर 22 है, यहाँ 12 ये हो गए, 12 दूनी 24, यानी कि दो ये भी जुड़ गए, है ना, 11 थे 12 हो गया, है ना। तो देखो कितने मॉलिक्यूल बने इससे, मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड्स, ये क्या है, ये मोनोसैकेराइड्स है बेटा, एक मोनोसैकेराइड्स ये है और एक मोनोसैकेराइड्स है। हमने सुक्रोज का जल अपघटन किया और मोनोसैकेराइड के दो अणु बन गए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या है बेटा, इस परिभाषा के अनुसार देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के दो या दो से अधिक इकाइयां प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। पहले तो ये ओलिगोसैकेराइड्स है, और इस ओलिगोसैकेराइड्स में अलग अलग पार्ट है, कौन कौन से देखो, यदि देखो वो कह रहा है कि जल अपघटन की संख्या, देखो जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर पुनः इन्हें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो इसने दो दिए, तो इसलिए क्या होगा, है तो ओलिगोसैकेराइड से, लेकिन ये क्या बोलेंगे इसको, ये डाइसैकेराइड्स भी, क्या है बेटा, डाइसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड भी है, क्योंकि इसने दो जल अपघटन के बाद दो मोनोसैकेराइड के अणु दिए। माना ये तीन देता तो क्या हो जाता, क्या होता बेटा, माना ये तीन मोनोसैकेराइड के अणु देता तो इसको क्या कहते हैं, बोलो बेटा, ट्राइसैकेराइड। बिल्कुल ट्राइसैकेराइड। देखो अब पहले हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। क्या पढ़ रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड है ना, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड क्या कितने प्रकार के हो सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड अलग अलग प्रकार, ये डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड भी होते हैं। दूसरा क्या है ये, दूसरा है ट्राइसैकेराइड, कौन सा सैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड। तीसरा टेट्रासैकेराइड भी हो सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं, है ना, टेट्रासैकेराइड, टेट्रा माने चार। उसके बाद ये पेंटासैकेराइड भी हो सकते हैं, इस प्रकार से 10 तक हो सकते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या हुआ, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं यदि दो ये निम्न प्रकार के हो गए, उनकी संख्या के आधार पर मोनोडाई 10 तक लिखे जा सकते हैं, है ना। और इसमें क्या होगा, यदि उसने दो अणु जल अपघटन के बाद दो अणु दिए बेटा मोनोसैकेराइड, तो डाई हो जाएगा, तीन अणु देगा तो ट्राइसैकेराइड होगा, चार अणु देगा तो टेट्रासैकेराइड हो जाएगा, पांच देगा पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा, 10 तक हम इसको मान सकते हैं, है ना। तो देखो ये देखो डाइसैकेराइड जल अपघटन से प्राप्त दो मोनोसैकेराइड इकाइयां समान या अथवा भिन्न भी हो सकती है ना, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। अर्थात सुक्रोज जो है, सुक्रोज का एक अणु जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के की एक एक इकाई देता है, और माल्टोज देखो बेटा, माल्टोज से प्राप्त क्या होंगे, दोनों इकाइयां केवल ग्लूकोज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना। यहाँ पर यदि आप लोगों ने
देखो इसको थोड़ा समझने की बात है। माना हमने लिया C12H22O11, ये क्या है बेटा? ये हमारे पास है सुक्रोज। इसको हमने क्या बोला? ये है सुक्रोज। अब पहचानेंगे इनको, सुक्रोज को पहचानेंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे H2O की, तो इसमें दो चीजें बनेगी। एक बनेगा C6H12O6, ये बना क्या? ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। दूसरा क्या बना बेटा इसमें? C6H12O6। ये बनेगा फ्रक्टोज। क्या बनेगा? फ्रक्टोज। हो गया। ये क्या बना बेटा? सुक्रोज से जल अपघटन करवाने पर एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं बेटा, देखो माल्टोज लेते हैं। माना माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। अभी बताऊंगा इनमें क्या डिफरेंस है। दोनों एक जैसे लग रहे हैं। देखो C12H22O11, इसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज। क्योंकि जनरल प्रयोग सुक्रोज होता है तो हम जनरली सुक्रोज लिखते हैं, माल्टोज कम जगह प्रयोग होता है ना। तो यहाँ देखो माल्टोज, ये क्या लिया बेटा हमने? माल्टोज लिया, है ना। और जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ दोनों के दोनों अणु क्या बनेंगे? ग्लूकोज बनेंगे। ध्यान रखना, ये क्या बने? ये दोनों ग्लूकोज बने। क्या बने बेटा? ग्लूकोज। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम, ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H12O6 लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों एक साथ लिखा। तो ये दोनों क्या बने? ग्लूकोज बने। कितनी मजेदार बात है। दोनों का फॉर्मूला समान है। एक सुक्रोज है, एक क्या बेटा? सुक्रोज है, और दूसरा माल्टोज है। दोनों का फॉर्मूला समान है। जल अपघटन पर एक ग्लूकोज फ्रक्टोज दे रहा है और एक क्या दे रहा है? केवल ग्लूकोज दे रहा है, ये फ्रक्टोज नहीं दे रहा है। याद रखना, सुक्रोज का जल अपघटन करवाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। माल्टोज का जल अपघटन करवाएंगे तो एक दोनों क्या होंगे? ग्लूकोज हमें प्राप्त होंगे। कंपटीशन में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ओलिगोसैकेराइड्स पढ़े। ये वर्गीकरण किसका हुआ? ओलिगोसैकेराइड्स का। क्लियर? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो पॉलीसैकेराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें, है ना। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो देखो बेटा, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। यानी कि इसमें एक दो नहीं होंगी, बहुत सारी हो सकती, ठीक है ना। जल अपघटन करवाएंगे तो 10 तक तो क्या हो गए? ओलिगोसैकेराइड। यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 इस टाइप से हो, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन करने पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड, है ना। इन इसके कुछ क्या होंगे उदाहरण? जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गोंद है, ये सब पॉलीसैकेराइड्स। देखो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? स्वाद में मीठे नहीं होते, इन्हें असरकरा भी कहते हैं। ये पॉलीसैकेराइड्स क्या नहीं होते? स्वाद में मीठे नहीं होते, इनको असरकरा भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ लिया बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कह सकते हैं और उसका वर्गीकरण। तो आज हमें दो तीन चीजें ध्यान